बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एनबीएफ क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.4 और इसमें हमने बात करनी है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इसे क्लास 10th में हमें दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि क्लास 9th में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखा था किसी सिंगल इवेंट की। अब सिंगल इवेंट से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ किया कि आप कॉइन को टॉस करते हैं एक दफ़ा, यानी एक दफ़ा ही आपने सिक्के को उछाला है और आपसे बोला जाता है जी कि हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। या आप डाइस को एक दफ़ा रोल करते हैं तो इवन नंबर, ऑड नंबर या कोई पर्टिकुलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इसी तरह फ़र्ज़ किया डेक ऑफ कार्ड्स है, तो उसमें से आप एक रैंडमली कार्ड उठाते हैं, तो किंग आने की, क्वीन आने की या कोई पर्टिकुलर शेप हार्ट या डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो इसमें क्या होता था कि एक ही इवेंट जो होता था हमारे पास, यानी एक दफ़ा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता था और उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी उस इवेंट की। ठीक है। अब इस क्लास 10th में क्या चेंज आया है कि हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कंबाइंड इवेंट्स की। जैसे देखें 3 एसएलओज हैं और तीनों की एक मुश्तरका हेडिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। अब कंबाइंड इवेंट से क्या मुराद है, तो वही 3 हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फ़र्ज़ किया अब आपने एक दफ़ा सिक्का नहीं उछाला बल्कि 2-3 दफ़ा उछाला। ठीक है, इकट्ठे भी उछाल सकते हैं 3 सिक्के, या एक सिक्का उछाला फिर उसी को पकड़ा फिर दोबारा उछाला फिर उसी को पकड़ा 3 दफ़ा उछाला। तो आपसे पूछा जा सकता है जी कि 3 दफ़ा हेड या 2 दफ़ा हेड या 3 दफ़ा टेल या 2 दफ़ा टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। या आपके पास डेक ऑफ कार्ड है, वही ताश के पत्ते हैं, आपने एक कार्ड नहीं उठाया बल्कि एक कार्ड उठाया, फिर उसके बाद उसको या तो रिप्लेस करके दूसरा उठाया या रिप्लेस नहीं किया तो फिर भी दूसरा उठा लिया। तो ये क्या हो गया, 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो गए, तो 2 डिफरेंट इवेंट्स हो गए। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट केसेस दिए जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने ऐसे इवेंट्स जो या तो इकट्ठे टुगेदर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा होंगे इवेंट, एक इवेंट नहीं होगा बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स होंगे जो या तो इकट्ठे टुगेदर परफॉर्म हो रहे हों या फिर सक्सेसिवली, यानी एक के बाद धीरे जो है वो परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें अगर हम एसएलओज की बात करें तो 3 एसएलओज हैं। पहला एसएलओ जी कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स यूजिंग वेयर अप्रोप्रिएट सैम्पल स्पेस डायग्राम, पॉसिबिलिटी डायग्राम, ट्री डायग्राम्स और वेन डायग्राम्स। 4 डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम्स का उसमें जिक्र किया गया है इसमें। वेन डायग्राम से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, सेट्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में भी। तो ये जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है, ट्री डायग्राम है, सैम्पल स्पेस डायग्राम है, ये क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस के साथ ही, क्योंकि अगर मैं अलहदा एग्जांपल लेके इनको एक्सप्लेन करूंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। आपके जो पहले 2-3 क्वेश्चन है उसमें ये तीनों चारों इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे और साथ में एक एग्जाम्पल भी लूँगा आपकी बुक से, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। अब उन क्वेश्चन को करने के बाद, पहले 2 क्वेश्चन के करने के बाद फिर हम बात करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट लेंगे कि एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको कॉन्सेप्ट लेके इनको समझ के, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट होगा तो फिर ही आगे वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर इनका कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके पास तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट लेके फिर बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। अब पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, कि हम फेवरेबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देते थे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करते थे और फेवरेबल आउटकम का मतलब वो होता था कि वो आउटकम जो हम चाहते थे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते थे कि फ़र्ज़ किया कि ए हमारे पास एक इवेंट है, तो ए के कर होने के जो पॉसिबिलिटी है उसको ऊपर रखते थे और एन से मुराद है नंबर और सैम्पल स्पेस है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है उससे डिवाइड कर देते थे। मसलन आपने सिक्का उछाला है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टेल आने की आपसे पूछा जाता है। तो जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है जी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम तो 2 है और हेड इसमें क्या है 1। तो हम क्या करते थे कि 1 को 2 से डिवाइड करते थे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती थी। तो ये वो बातें थी जो हमने क्लास 9th में सीखी थी। इसके अलावा हमने वहाँ ये भी बात की थी कि ये जो वैल्यू आती है प्रोबेबिलिटी की, ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है, यानी ना ही ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, और ना ही ये 1 से ग्रेटर हो सकती है। हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के दरमियान आएगा। जैसे ये मिडल में है तो जिसको मैं कह सकता हूँ 0.5। ठीक है, तो इसी रेंज में हमारे पास वैल्यू आती थी प्रोबेबिलिटी की, अगर डेसिमल में बात की जाए। अब कुछ ऐसे भी इवेंट्स हो सकते हैं कि जिनकी होने के चांसेस ना होने के बराबर है।
ठीक है, तो उसको हम कहते थे इम्पॉसिबल इवेंट, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती थी 0, तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते थे। अब जिनकी प्रोबेबिलिटी हाफ से कम होती थी 0.5 से, उन्हें हम कहते थे अनलाइकली इवेंट, कि इनके होने के चांसेस काफ़ी कम है। और जिसके 0.5 यानी कि 50-50 चांस होते थे, उसे इक्वली लाइकली इवेंट, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और जिसके चांसेस 0.5 से ज़्यादा या 1 के करीब होते थे, उसे लाइकली इवेंट। और बाज़ ऐसे भी इवेंट हो सकते हैं जिनका यकीन होता है कि वो होके रहेंगे, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ये वो बातें थी जो हमने क्लास 9th में सीखी थी। अब इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है इसमें भी, इसी एक्सरसाइज में। कोई नया फार्मूला नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का, सिर्फ यह कि कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होंगी, क्योंकि कंबाइंड इवेंट्स हैं। तो कंडीशंस को हम पढ़ के उसके मुताबिक समझ के फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हर इवेंट की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उन कंडीशंस के मुताबिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आए पहले हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, मुसाब पिक द कार्ड रैंडमली, कि मुसाब ने कोई एक कार्ड जो है वो बिना देखे, रैंडमली का मतलब बिना देखे उठाया है, फ्रॉम अ बॉक्स, किसी बॉक्स में से, कंटेनिंग कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 1 2 3, कि जिसमें जो कार्ड्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि उनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे 1 2 3, यानी 3 ही कार्ड थे जिनके ऊपर नंबर कुछ इस तरह 1 2 3 लिखे हुए थे। लेट्स से कि हमारे पास एक कार्ड है उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, फिर एक कार्ड है उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, और फिर एक कार्ड है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। यानी ये एक इवेंट हुआ कि उसने एक कार्ड इसमें से उठाया, एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे बात कर रहा है, ही देन रिप्लेस्ड, यानी जो कार्ड उसने उठाया था उसको दोबारा उसने उसके अंदर रख दिया। फर्ज किया उसने उसके ऊपर जो नंबर आया था ना उसको नोट कर लिया, कि जो भी नंबर आया उसको नोट कर लिया एक साइड पे, और फिर उसको दोबारा उस बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर दिया। एंड पिक्ड अनदर, और दोबारा फिर उसमें से कार्ड उठाया आफ्टर वेल शफलिंग, यानी कार्ड रखने के बाद उस बॉक्स को अच्छी तरह हिलाया ताकि कार्ड दोबारा मिक्स हो जाए, और फिर एक कार्ड दोबारा उसने उठाया उसी तरह रैंडमली। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब उसने कार्ड रिप्लेस कर दिया तो फिर बॉक्स के अंदर कितने दोबारा हो गए कार्ड, 3 ही हो गए, क्योंकि उसने वो कार्ड जो उठाया था पहले वो रिप्लेस कर दिया। अब इन तीनों में से उसने एक कार्ड उठाया, ठीक है, और उसका नंबर नोट कर लिया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट हो गया, यानी कंबाइंड इवेंट्स बन गए। अब अगर आप क्लास 9th में होते तो फिर इतना भी हो सकता था कि वो सिर्फ ये कहता कि एक बॉक्स के अंदर 3 कार्ड्स हैं, उनके नंबर लिखे हुए 1 2 3, तो आपकी ये सैम्पल स्पेस है, ठीक है। तो आप बताएं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फिर सिंपली आपने लिखना था जी कि हमारे पास चूँकि 3 ही कार्ड है बॉक्स के अंदर, ठीक है, और सैम्पल स्पेस 3 है, और 2 चूँकि एक कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है। तो सिंपली हम निकाल सकते थे प्रोबेबिलिटी के फेवरेबल आउटकम को टोटल से डिवाइड कर देते तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे सिंगल इवेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 2 इवेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब वो कहता है ही फाउंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कि जो 2 नंबर उसने नोट किए हैं उनका क्या लिया प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरह कि एक नंबर ये है एक नंबर ये, इनको मल्टीप्लाई किया, और यानी दोनों ट्रायल्स में जो उसके पास नंबर्स आए उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद भी ज़ाहिर है उसके पास कोई एक नंबर ही आएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही आएगा। तो कहता है ड्रॉ पॉसिबिलिटी डायग्राम, आपने एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया है। एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्रोडक्ट, कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है तो उसके पास एक इवन नंबर आया हो। इवन नंबर से मुराद है कि 2 4 6 इस तरह का कोई नंबर आया हो। तो लेट्स से हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया पहली दफ़ा उसके पास आया था 1, और दूसरी दफ़ा उसके पास आया था 2, ठीक है। तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2, यानी प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ सकता है। इसी तरह और भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, 3 4 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि इवन प्रोडक्ट की, यानी कि इवन प्रोडक्ट हमारा फेवरेबल आउटकम है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो टोटल हमें चाहिए टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम्स को हमने टोटल आउटकम से डिवाइड करना होता है, ये हमें चाहिए। अब टोटल आउटकम्स हम कैसे निकाल सकते हैं, देखें अगर तो आपके पास सिर्फ एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ होता तो हमें पता था 3 ही कार्ड थे तो 3 ही टोटल आउटकम है, जैसे ऊपर भी हमने बताया। लेकिन यहाँ 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, तो आपने याद रखना है कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, आपने हर एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस अलहदा निकालनी। जैसे पहली दफ़ा 3 कार्ड से तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनती है 3, उसको लिख लिया, ठीक है। और फिर दूसरी दफ़ा जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो तब भी 3 ही कार्ड थे, क्योंकि उसने वापस रख दिया था कार्ड, अगर ना रखता तो फिर 2 कार्ड रह जाने थे। तो इधर भी अभी हमारे पास 3 ही थे,
उनका क्या ले लेना, प्रोडक्ट। तो जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ये रूल है, इसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि जितने भी इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं एक दफ़ा, तो टोटल कितने आउटकम हो पॉसिबल हैं, दो, या तो हेड आ सकता है या टेल। और फिर साथ ही कहता है कि एक डाइस को रोल किया गया है, तो उसके टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो इन दोनों के इकट्ठी अगर आपने निकालनी हो सैम्पल स्पेस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगी। अब इसकी सैम्पल स्पेस तो हमें पता चल गया कि ये है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं वो हम कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए कोई फंडामेंटल लॉ, मतलब फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो नहीं है, उसके लिए हमें सैम्पल स्पेस लिखनी पड़ती है। एक तरीकाकार तो ये है कि जो रवायती तरीकाकार है, कि आप दोनों जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे 1 2 3, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, इनकी जो सैम्पल स्पेस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट किया, पहली दफ़ा कार्ड उठाया तो 1 आया, ठीक है, और दूसरी दफ़ा भी 1 आ गया, कि इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ऑर्डर पेयर में लिख लिया। फिर पहली दफ़ा 1 आया था तो ये भी हो सकता है दूसरी दफ़ा 2 आ गया हो, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह पहली दफ़ा 1 आया, हो सकता है दूसरी दफ़ा 3 आ गया हो। इसी तरह फिर आप 2 के साथ एक्सपेरिमेंट लिखेंगे कि 2, पहली दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 1, पहली दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 2, फिर पहली दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 3, इसी तरह पहली दफ़ा 3, दूसरी दफ़ा 1, पहली दफ़ा 3, दूसरी दफ़ा 2, पहली दफ़ा 3, दूसरी दफ़ा 3। अच्छा, ये सारा मैं ना रफ वर्क कर रहा हूँ, ये आपने क्वेश्चन में नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ये देखें, आपने ये सारी सैम्पल स्पेस लिखी, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, इनको 2 आता है, इनको 3 आता है, इसको भी 2 आता है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से इवन आ रहा है, तो उनको काउंट करके फेवरेबल आउटकम लिखेंगे। ये तो चलें 3 कार्ड, अगर 4 5 6 कार्ड हो जाएँ फिर तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो हमारे पास पॉसिबिलिटी डायग्राम्स है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। यानी कि ये सारा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पॉसिबिलिटी डायग्राम्स हम क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, उसके बारे में मैं उस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूँ। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, उसके भी 2-3 मेथड हैं। बहरहाल इस सिचुएशन में पहले मैं जो एक पर्टिकुलर मेथड है उसकी हम बात करते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, ये सारा रफ वर्क था, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा भी ये है कि आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप एक ग्रिड, एक होता है ग्रिड वे, किस तरह टेबल बना लें कि पहले जो हमारे पास चलें, इसमें मैं ऊपर लिख देता हूँ कि फर्स्ट ट्रायल में जो टोटल आउटकम्स थे उनको लिखा इस तरह नंबर्स की सूरत में, और इसको मैं लिख लेता हूँ सेकंड ट्रायल, उनको इस तरह कॉलम में लिख लें, ठीक है। अब चूंकि वो कह रहा है प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ कर लें। अब इनके प्रोडक्ट डायरेक्ट ले लें, ठीक है। टोटल आउटकम्स का तो हमें यहाँ से ही पता चल गया, ये जो मैंने लिखे हैं। हमने अब निकालने असल में कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने बनते हैं। तो डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट ले लें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट आपने लिख लिया। अब यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि हमारे फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, यानी कि जो इवन नंबर 2, ये भी देखें, ये भी देखें, इसी तरह ये देखें और ये देखें, ये टोटल कितने बार हैं 5, यानी फेवरेबल आउटकम का हमें पता चल गया। तो इसमें क्या है कि हमें ना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ा, ना ही ऑर्डर पे लिखने पड़े, तो हमारा काम थोड़ा जो है ना वो जल्दी हो गया। ये तो देखें 3 कार्ड है, ये आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपके पास 4 5 6 कार्ड होते और आप देखते कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते तो बड़ा लंबा काम है। इस तरह की फॉर्म में अगर लिखने से ये है कि काम हमारा ज़रा जल्दी हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सैम्पल स्पेस, यहाँ से हमें सैम्पल स्पेस का भी पता चल जाता है। अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो ये जो जितने आ रहे हैं टोटल आपके पास प्रोडक्ट, यही सैम्पल स्पेस है। तो आप लिख देते हैं जी कि सैम्पल स्पेस हमारे पास 9 है, और जो इवन यानी जो इवन प्रोडक्ट है फेवरेबल आउटकम वो 5 है। तो प्रोबेबिलिटी में हमने सिंपली क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से डिवाइड करना है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये सारा आपका रफ वर्क है, ये मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है। आपका जो क्वेश्चन है वो इतना ही है, ये जो मैंने इधर लिखा है। अच्छा, अब आपको इसको इस तरह में डिफरेंट टाइप की सिचुएशन दी जा सकती है। जैसे यहाँ तो वो कह रहा है कि इवन प्रोडक्ट आए, वो यूँ भी कह सकता है कि इवन सम आए, कि दोनों को जमा करके जो है वो आपके पास इवन नंबर आ रहा। तो फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह आप क्या लगा सकते थे, फिर आप सम लगा सकते थे और इनको ऐड करते जाते 1 + 1 2,
1+2 3, 1+3 4, इस तरह वो देख लेते कि कौन से हमारे पास है फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब यही क्वेश्चन आपको एक और तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो ये भी पूछ सकता है कि बताएं कि दोनों जो आउटकम्स हैं वो इवन आ रहे हो, दोनों आउटकम्स है इवन, यानी ना ही वो सम की बात करे, ना ही डिफरेंस की, ना ही प्रोडक्ट की। तो फिर आपकी ये जो मतलब पॉसिबिलिटी डायग्राम में कुछ इस फॉर्म में हो जानी थी। फिर आपने ना ही प्रोडक्ट लेना था ना ही सम, तो आपने इसी तरह ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देना था कि 1 1, ठीक है, इसी तरह फिर 1 2, इसी तरह फिर 1 3, फिर 2 1, यही वही कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला काम, जिसको हमने फिर कहना था सैम्पल स्पेस डायग्राम। ठीक है, पॉसिबिलिटी डायग्राम और सैम्पल स्पेस डायग्राम तकरीबन एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है हाथ इनमें। ठीक है, सैम्पल स्पेस डायग्राम 3 2 और 3 3। और इसी तरह इस ग्रिड में आपने देख लेना था फिर कि हमारे पास कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनमें दोनों इवन आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है दोनों इवन। ठीक है, और कोई आपको नज़र आ रहा है नहीं, तो आपने फिर क्या करना था, हमारा फेवरेबल आउटकम एक है तो एक को आपने 9 से डिवाइड करना था। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की आपको पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और भी तरीका है पॉसिबिलिटी डायग्राम का, जिसके लिए उसने बड़ी बेहतरीन एग्जांपल आपकी बुक पे दी है, सेकंड एग्जांपल है, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सोल्यूशन आपकी यानी कि उसी बुक के ऊपर मौजूद है। वो है जी डायग्राम की मदद से पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना। ठीक है, यानी कि इस ग्राफ की मदद से, जैसे ये देखें एग्जांपल है कि राबी एंड जेरी आर हॉपिंग ऑन देयर प्ले सर्कल्स ऑफ 4 सेक्टर्स ईच पेंटेड इन रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू कलर। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके पास मतलब एक शख्स राबी है, लड़की है कोई, और एक जो है वो जेरी है। ठीक है, तो उनके अपने अपने सर्कल्स हैं और उनको 4 सेक्टर्स में इस तरह डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4। इसी तरह इसका एक और सर्कल है, इसको भी 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरह तो उनके कलर्स भी उसने साथ मेंशन किए गए हैं कि कलर क्या है, एक रेड है, चले आर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक ग्रीन है और एक जो है आपके पास येलो है, इसी तरह ब्लू है। इधर भी वही सीन है, रेड ग्रीन येलो ब्लू, और इसमें वो जंप कर रही हैं। ठीक है, दोनों लहदा लहदा जंप कर रही हैं। तो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे विल जंप ऑन एट द सेम कलर, कि वो किस सेम कलर में जंप करें। ठीक है, मतलब इसने लहदा जंप किया, इसने लहदा जंप किया, और बाय चांस दोनों ने ग्रीन पे ही जंप कर दिया। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इसी तरह कहता है कि ऐड द डिफरेंट कलर्स, कि दोनों ने डिफरेंट कलर में जंप कर दिया, मसलन एक ने रेड में जंप किया तो दूसरे ने ब्लू में जंप कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की तरफ जाएं तो देखें ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 4 सेक्टर है, तो 4 ज़रब 4 16, यानी 16 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो अगर आप इसकी सैम्पल स्पेस वही रवायती तरीके से लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो उसने एक्सप्लेन किया हुआ, तो देखें ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम बनेगा। ठीक है, काफ़ी मुश्किल सा काम है। फिर इनमें आप ढूंढते फिरेंगे कि सेम कलर कौन से हैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, जो कि फेवरेबल आउटकम होंगे। ठीक है, और जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, और जो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, उसके लिए डिफरेंट कलर्स ढूंढते फिरेंगे। तो इसके लिए उसने कहा है कि ये आसान रहता है कि हम पॉसिबिलिटी डायग्राम कुछ इस तरह बना लें कि आप नीचे एक एक्स एक्सिस ड्रा करें, उसमें लिखें रेड ग्रीन येलो ब्लू, और एक वाई एक्सिस ड्रा करें, उसमें भी लिखें रेड ग्रीन येलो ब्लू, और रेड के ऊपर 4 डॉट्स, इसी तरह हर एक के सामने एक एक डॉट लगा दें। ठीक है, हर एक के सामने। ठीक है, इसी तरह ग्रीन के ऊपर भी हर एक के सामने एक एक डॉट लगा दें। इसी तरह येलो के ऊपर भी हर एक के सामने एक एक डॉट लगा दें। इसी तरह ब्लू के ऊपर भी हर एक के सामने एक एक डॉट लगा दें। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों मतलब सेम कलर में डॉट आ रहा है, ठीक है, उनको आपने हाईलाइट कर दिया, ये आपके वो फेवरेबल आउटकम है जो एक पैटर्न बना रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट बनेगा पैटर्न, यानी सेम वाला जो है ना वो एक लीनियर बनेगा। ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे फेवरेबल आउटकम है 4। ठीक है, और बाकी जो है वो डिफरेंट कलर्स हैं जिनको उसने इस तरह सर्कल किया हुआ है, बल्कि सर्कल नहीं कह सकते, कि इस तरह जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, डायग्राम की मदद से वो डिफरेंट है। तो इस तरह आपको ये डिफरेंट कलर्स के फेवरेबल आउटकम भी आसानी से मिल गए, और जो आपके यानी कि सेम कलर उसके फेवरेबल आउटकम भी इस लाइन के अलावा आसानी से मिल गए। ठीक है, तो ये हमारे काम को यानी कि आसान करती हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम या जो भी हैं, जब हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हों, और या उनके जो मतलब के इवेंट्स के अंदर जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हों। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, असहास फ्लिप्ड अ कॉइन थ्राइस, कि असहास कोई शख्स है, उसने 3 दफ़ा कॉइन को जो है वो टॉस किया, अब 3 दफ़ा सिक्के को उछाला है, यानी कि मल्टीपल टाइम एक एक्सपेरिमेंट को उसने परफॉर्म किया। ड्रा ट्री डायग्राम, यहाँ पे आपने एक ट्री डायग्राम बनानी है
टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, कि 3 दफ़ा जो है वो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि आपने जो भी काम करना है वो ट्री डायग्राम की मदद से करना है। तो इसको हम दूसरे तरीके से, यानी कि जिस तरह हम जनरली सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि ट्री डायग्राम बना के फिर उसकी मदद से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे वो मेंशन ना करता ट्री डायग्राम, और ट्री डायग्राम के बगैर ही वो आपको कहता कि ये सिचुएशन प्रोवाइड करता कि असहास फ्लिप द कॉइन थ्राइस, कि असहास ने 3 दफ़ा सिक्का उछाला है, तो आप जो है वो प्रोबेबिलिटी मालूम करें 3 दफ़ा टेल आने की, तो आप कैसे करते? तो उसके लिए देखें, पहला तो काम हमारा यही है कि फार्मूला हमने रिकॉल करना है। फार्मूले में हमें 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो हमें टोटल आउटकम्स चाहिए, यानी सैंपल स्पेस चाहिए, और दूसरा फेवरेबल आउटकम चाहिए कि वो कितने आ रहे। अब सैंपल स्पेस तो हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल करते हुए, कि जब एक दफ़ा सिक्का उछाला तो उसके कितने टोटल आउटकम्स हैं, 2 हो सकते हैं, या हेड आ सकता है या टेल। दूसरी दफ़ा उछाला उसके भी 2 हैं, ठीक है, और तीसरी दफ़ा उछाला उसके भी 2 हैं। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी फेवर टोटल आउटकम्स का हमें पता चल जाता है इस तरह बड़ी आसानी से, इस प्रिंसिपल से। कोई भी आपके जितनी भी दफ़ा ट्रायल्स हो रहे हों, कि जितने हर जो ट्रायल है उसके अलग-अलग सैंपल स्पेस निकालें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, ये तो 8 हमें मिल गए। लेकिन फेवरेबल आउटकम यानी 3 दफ़ा टेल की कितनी दफ़ा आ रहा है, वो निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, फिर सैंपल स्पेस पूरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब इस 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस अगर आप वैसे लिखेंगे सोच-सोच के, तो उसमें गलती का चांस बड़ा होता है। इसमें एक बड़ा सिंपल सा और शॉर्टकट सा ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपके काम आ सकता है यहाँ पे। वो ट्रिक क्या है कि आपने ये तो पता चल गया कि टोटल जो मतलब कि फेवर टोटल जो आउटकम्स है वो 8 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 4 दफ़ा हेड लिखना है, 4 दफ़ा हेड इस तरह वर्टिकली लिख लें, और 4 दफ़ा ही टेल लिखना है, ठीक है। 4 दफ़ा हेड लिखा, 4 दफ़ा टेल लिखा, टोटल कितने हो गए 8। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें 2 दफ़ा हेड और 2 दफ़ा टेल, फिर 2 दफ़ा हेड और फिर 2 दफ़ा टेल, और जो थर्ड कॉलम है ना, उसमें आपने 1 दफ़ा हेड और 1 दफ़ा टेल, यानी अल्टरनेट करके लिखते जाना है। हेड टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। अब ये देखें, ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे, ठीक है। ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये बड़ी आसानी से आप इसके जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिख सकते हैं। अब इनमें आपने ढूंढना है कि हमारे पास टेल कितनी दफ़ा आ रहा है। टेल हमारे पास आ रहा है एक ही दफ़ा, 3, यानी जो 3 टेल्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं, सॉरी 3 टेल्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं, वो एक ही दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब में देखें, किसी में 2 टेल हैं 1 हेड है, किसी में 2 हेड हैं 1 टेल है, किसी में तीनों हेड है। तो यहाँ से फिर हम इसका फार्मूला लगाते हुए कि जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है, और टोटल आउटकम्स कितने 8, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकाल। तो ये तो था जी हमारा एक समझ लें कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। अगर आपको ट्री डायग्राम के बगैर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब चूंकि हमने ट्री डायग्राम की मदद से काम करना है, तो फिर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप देखें ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो फ़र्ज़ किया पहली दफ़ा आपने सिक्का उछाला, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो आपने ये, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि आपने 2 इस तरह लाइन लगा लेनी, ठीक है। एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल। एक के ऊपर आपने लिख लेना हेड और एक के ऊपर लिख लेना टेल। ये पहली दफ़ा जब आपने कॉइन को टॉस किया। अब फ़र्ज़ किया आपने एक दफ़ा कॉइन टॉस कर चुके हैं, आप दूसरी दफ़ा टॉस करने लगे। तो फ़र्ज़ किया पहली दफ़ा हेड आया, तो जब आप दूसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो फिर भी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो आपने लिख लिया हेड या टेल, लेकिन यूँ भी हो सकता था कि पहली दफ़ा टेल आया हुआ है, ठीक है। ये तो हमने खुद फ़र्ज़ किया ना कि पहली दफ़ा हेड आया, तो दूसरी दफ़ा आप टॉस करेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, या हेड या टेल। लेकिन यूँ भी हो सकता है कि पहली दफ़ा टेल आया हो, ठीक है। तो फिर आपने दूसरी दफ़ा टॉस किया तो वही 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यानी कि ये आपने 2 दफ़ा टॉस कर लिया। अब इसको, अब तीसरी दफ़ा की बात करनी है। अब फ़र्ज़ किया कि तीसरी दफ़ा जब आप टॉस कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा हेड आया था, दूसरी दफ़ा भी हेड ही आया। तो जब तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो फिर क्या होगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन यूँ भी हो सकता है कि पहली दफ़ा जब आपने टॉस किया तो हेड आया, दूसरी दफ़ा टेल आया था।
तो अब आप तीसरी दफ़ा टास्क आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। या यूँ हो सकता था कि पहली दफ़ा जब आपने टास्क किया था तो टेल आया था, ठीक है, और दूसरी दफ़ा टास्क किया था तो हेड। तो पिछले का कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप तीसरी दफ़ा टास्क करेंगे तो फिर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या यूँ हो सकता था कि पहली दफ़ा आपने टास्क किया तो टेल आया और दूसरी दफ़ा भी टास्क किया तो टेल आया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेल आया या हेड आया। जब आप तीसरी दफ़ा टास्क करेंगे तो वही 2 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये देखें, ये तरीकाकार होता है ट्री डायग्राम बनाने का। ठीक है, ये आपकी समझ लें नोड होती है। तो आपने जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पहले वो एक दफ़ा लिखनी है, फिर जब दूसरी दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो उसकी हर ब्रांच के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ से देखें 2 ब्रांचेस निकली हैं ना, तो हर ब्रांच पे उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लिखना है। ये नहीं कि एक ही ब्रांच को आगे लेके चलते जाना है। ठीक है, अब इसकी 2 ब्रांचेस निकली थी तो मैंने ऊपर वाली ब्रांच पे भी जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको लिखा है, और जो नीचे वाली ब्रांच है उस पे भी जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ थी उन सबको लिखा है। अब इसकी कितनी ब्रांचेज़ होगी? 1, 2, 3, 4। इस ट्री की 4 ब्रांचेज़ होगी। अब चारों पे जब आप तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी जितनी पॉसिबिलिटी है चारों पे बारी-बारी आपने लिखनी है। तो ये आपकी ट्री डायग्राम बन गई। अब देखें, हमने हर पाथ को अलग-अलग एक आउटकम के तौर पे लिखना है। जैसे ये देखें, ये हमारा पाथ बन है ना, ये वाला पाथ, ठीक है? कि तीनों दफ़ा हेड आ सकता है तो उसको एक आउटकम के तौर पे आपने लिखा। या यूँ हो सकता है कि आप जो हमारा पाथ बन रहा है वो कुछ इस तरह, ठीक है? इस तरह कि यहाँ से टेल की तरफ चले गए तो इसके एक आउटकम के तौर पे लिखा। या यूँ हो सकता है कि हमारा जो पाथ है इस तरह, ठीक है? इस तरह, और फिर यहाँ से यहाँ गए तो इसको एक आउटकम के तौर पे लिखा हेड टेल हेड। या यूँ हो सकता है कि पाथ जो हमारा इस तरह और इस तरह आया हो कि यानी कि हेड टेल टेल, इसको आउटकम के तौर पे लिखा। इसी तरह बाकी भी सारे पाथ के आपने आउटकम इसी तरह 1 बाय 1 लिख लेने। तो आप काउंट करें तो टोटल कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो कितने आ गए हैं? 8। ठीक हो गया, यहाँ भी हमने 8 ही निकाले थे। अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम में हमारे पास कि 3 टेल्स आनी चाहिए। तो ये देखें, नीचे लिखा हुआ 3 टेल्स, एक ही हमारे पास ऐसा आउटकम है जिसमें तीनों टेल्स आ रही हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने आ गए? वो 1 आ गया। तो वही प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है जी। इसको मैं अरेज कर दूं पहले ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए फार्मूला वगैरह लिखने के लिए, तो ये हमें डिस्टर्ब ना करे। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लिखते हैं जी, हमारे पास टोटल आउटकम 8 है और जो 3 टेल्स आने के यानी फेवरेबल आउटकम, या आप इसको इवेंट का नाम दे लें, ए का नाम दे लें, या 3 टेल्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 1 है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? 1/8। तो उस तरह भी यही हमारे पास आंसर है। आई होप कि आपको ट्री डायग्राम बनाना और जो है वो आ चुका होगा, यानी उसकी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमने कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट सीखने हैं। उसके बाद उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट इंतहाई ज़रूरी हैं अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ईज़िली सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अक्कर ना हों। एक साथ अक्कर ना होने से क्या मुराद है, उसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। कि फ़र्ज़ किया आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, यानी एक सिक्का उछाला आपने। अब हमें पता है कि इस पे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। यानी यूँ नहीं हो सकता कि ये दोनों एक साथ आ जाएँ, कि आपने एक दफ़ा सिक्का उछाला है और हेड और टेल दोनों ही आ जाएँ। एक ही साइड आएगी ऊपर, या हेड आएगा या टेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते। तो ये क्या है? आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी या तो हेड आएगा और अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, या फिर टेल आएगा और अगर टेल आ गया तो फिर हेड नहीं आएगा। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए हम एक और मिसाल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ किया रात और दिन का आना। आपको पता है कि या तो रात होगी या फिर दिन होगा। यूँ नहीं हो सकता कि रात भी हो और दिन भी हो। अगर रात है तो दिन नहीं होगा, और अगर दिन है तो रात नहीं होगी। तो इसका मतलब है रात और दिन आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है? अब ये जो इवेंट्स होते हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये किसी ना किसी तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे होते हैं। ठीक है? मसलन अगर हेड आ गया तो हेड आने की वजह से टेल नहीं आएगा। ठीक है? और टेल तभी आएगा जब हेड नहीं आया। इसका मतलब है टेल का आना किसी ना किसी तरह से हेड आने पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि हेड आएगा तो वो नहीं आएगा, और अगर
हेड नहीं आएगा तो तभी वो टेल ऊपर आएगा। इसी तरह रात और दिन का आना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर रात नहीं है तो तभी दिन होगा, और अगर रात आ गई है तो फिर दिन नहीं होगा। तो इनको हम कह सकते हैं कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ना, वो डिपेंडेंट इवेंट्स भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे होते हैं। और ये बात आपने माइंड में रखनी है, आगे जाके क्वेश्चंस में ये हमारे काम आएगी। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इनको हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। जिस तरह आपने सेट में पढ़ा था डिसजॉइंट सेट्स, तो रिकॉल करें डिसजॉइंट सेट्स क्या होते थे कि ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उन्हें हम कहते थे डिसजॉइंट सेट्स। अब इसी जो है ना वो मतलब के सेंस में, सेट्स की सेंस में आपको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन आए तो वो भी दूर हो जाए। कि फ़र्ज़ किया कि आपने डाइस को एक दफ़ा रोल किया, अब मैं दो ये जो है ना वो फ़र्ज़ किया सेट से डिफ़ाइन करता हूँ। एक सेट है ई, उसको मैं कहता हूँ कि ये इवन नंबर्स का सेट है। अब इसमें इवन नंबर्स क्या है, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो लिख देते हैं जी कि 2, 4 और 6, ये हमारे पास इवन नंबर है। फिर एक और मैं सेट डिफाइन कर देता हूँ कि ऑड नंबर्स का। तो ऑड नंबर्स आपको नज़र आ रहा है कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो मैं लिख देता हूँ 1, 3 एंड 5। तो इनका अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आएगा, हार्ली सेट। क्यों हार्ली सेट आएगा, क्योंकि ये आपस में डिसजॉइंट है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपस में कॉमन हो। ठीक है, इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो इन सेट्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी तरह अगर हम चूंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो इवेंट्स की सेंस में सोचें कि एक इवेंट मैं डिफाइन करता हूँ कि इवन नंबर आएगा, ठीक है, इवन नंबर आने का इवेंट, और दूसरा इवेंट मैं डिफाइन करता हूँ कि ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आने का इवेंट। अब हमने देखना है कि आज ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर तो 2, 4, 6 में से कोई नंबर आया है यानी इवन नंबर आया है तो फिर ऑड नंबर नहीं आएगा, और अगर ऑड नंबर 1, 3, 5 में से कोई आया है जब आपने डाइस को रोल किया है तो इवन नंबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन लें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई इंटरसेक्शन ओ, तो वो हमारे पास क्या आएगी, 0। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, एक वैल्यू होती है जो 0 और 1 की रेंज में होती है। ठीक है, तो इसमें सेट्स में तो हम हाली सेट लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी की शक्ल में हम 0 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो एक साथ अक्कर नहीं हो सकते, इनको हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी कह सकते हैं। और इनकी जब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं दोनों के आने की यानी इंटरसेक्शन की, तो वो क्या होती है, 0 होती है। ये तो हमने बात की सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर। अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को भी थोड़ा सा एक मिसाल के ज़रिए हम समझ लेते हैं, ताकि बात जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। फ़र्ज़ किया मैं एक इवन नंबर का ही इवेंट रहने देता हूँ, और दूसरा इवेंट मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के टेबल में जो आते हैं उसको मैं m से डोनेट कर देता हूँ कि ये मेरे पास m है। तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखते हैं जी 3 एंड 6, क्योंकि 3 के पहाड़े में जो आ रहे हैं डाइस पे वो 2 ही नंबर है, 3 एंड 6। अब आप देखें तो क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो यकीनन नहीं, क्योंकि इनमें एक एलिमेंट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। इसी तरह अगर इवेंट्स की सेंस में आप सोचें, एक इवेंट है इवन नंबर और एक है मल्टीपल ऑफ 3 का, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपने डाइस को रोल किया, 6 आ गया, तो 6 आने की वजह से इवन नंबर भी आ गया और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ गया, यानी दोनों इवेंट्स एक साथ अक्कर हो गए। तो फिर ऐसे इवेंट्स जो एक साथ अक्कर हो सकते हों, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो, उनको हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, कि म्यूचुअली क्या है, एक साथ अक्कर नहीं हो सकते, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 0 होती है, और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक साथ अक्कर भी हो सकते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स की बिना पर हम एक लॉ डिफाइन करेंगे, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि हमारे पास फ़र्ज़ किया 2 इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है, ठीक है, और एक इवेंट बी है। तो हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कुछ इस तरह से कि दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों में से किसी एक अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, कि या तो ए अक्कर हो या फिर बी अक्कर हो, यानी दोनों में से एक अक्कर हो, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जी। तो आर का मतलब क्या होता है, सेट्स में आपने पढ़ा था आर का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते थे यूनियन के साथ, और एंड को हम लेते थे इंटरसेक्शन। आर का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन।
तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह की स्टेटमेंट गिवन हो आइदर ए और बी, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, और फिर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अलग-अलग, क्योंकि दो इवेंट्स हैं अलग-अलग। जिस तरह मैंने वो डाइस में मिसाल दी कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपने अलग निकाली, और जो मल्टीपल आप, चलो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि इवन जो सेट है, इवन जो नंबर्स हैं वो हमने इस तरह लिखे थे 2, 4 और 6, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर की, वो हमारे पास होगी, क्योंकि 3 इवेंट्स हैं, 3 इवन नंबर हैं, टोटल कितने हैं 6। तो फेवरेबल आउटकम को हम टोटल आउटकम से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगी 1/2, यानी कि आपने इवन जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी नैदा निकाली। और इसी तरह दूसरा जो इवेंट है अगर ऑड नंबर है, चलें मैं वही मल्टीपल ऑफ 6 3 ही ले लेता हूँ, कि जो हमने डिफाइन किया था कि मल्टीपल ऑफ 3 क्या था कि 3 एंड 6। अब इसमें टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल आउटकम 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, यानी हमने दोनों की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। जितने भी इवेंट्स हैं दो, आपके इस सिलेबस में 2 ही होंगे, 3 नहीं होंगे, ठीक है, 2 तक ही वो जो है वर्क रहेगा। तो 2 इवेंट्स हैं, दोनों की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब आपसे बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ई और एम ये फाइंड करें, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले हमने सोचना है कि क्या ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। अगर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर फार्मूला और होगा, और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर फार्मूला और होगा, ठीक है। अब अगर E1 और मल्टीपल ऑफ 3 की हम बात करें तो हमें पता है कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला होगा ना कि हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, या इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं लिखने के कि दोनों की अलग-अलग जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है उनको ऐड करेंगे, ठीक है, और उनका जो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि वो आपस में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन तो है, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, यानी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास दो इवेंट्स ऐसे हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जैसे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, तो फिर हमें पता है उनका इंटरसेक्शन क्या होगा 0। तो यहाँ पे जब हम 0 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0 इनमें से माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हमारा जो फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा फॉर किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी या ए यूनियन बी या ए प्लस बी क्या होगी कि सिंपली आप दोनों की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ऐड कर देंगे। अब इसको मज़ीद आप एक्सप्लेन करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बातें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने कब यूज़ करना है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कब यूज़ करना है, जब आपके पास लिखा हो कि आइदर ए और बी, आर का वर्ड आ जाए, ठीक है, तब आपने ये यूज़ करना है। और उसमें भी पहले देख लेना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, फिर उसके मुताबिक इन दोनों में हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है। इसी तरह हमने मज़ीद 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करनी है, एक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरा है डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसे इवेंट्स जो आज़ाद हों, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर हों। मसलन कि आपने एक दफ़ा सिक्के को उछाला, ठीक है, और उसका आउटकम चाहे हेड आए या टेल आए, जब आप उसी सिक्के को दूसरी दफ़ा उछालेंगे तो दूसरी दफ़ा जो आउटकम आएगा वो पहले आउटकम पे डिपेंड नहीं कर रहा। मसलन फ़र्ज़ किया आपने पहली दफ़ा उछाला और नहीं टॉस किया इसको तो आपके पास हेड आया। अब जब आप दूसरी दफ़ा सिक्के को टॉस कर रहे हैं तो उस पे चाहे हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ठीक है, वो पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसके ऊपर उसी तरह पॉसिबिलिटी रहेगी हेड आने की या टेल आने की, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे वही मिसाल रात और दिन के आने की, कि अगर रात आ रही है तो रात की वजह से दिन नहीं आ रहा, ठीक है, तो यानी दिन का आना रात पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर दिन है तो दिन की वजह से रात नहीं है, तो रात का आना दिन पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि दो डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर यानी डिपेंड नहीं कर रहे होते, उनकी प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता कि पहले कौन सा इवेंट हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा। मसलन आपने एक दफ़ा फ़र्ज़ किया सिक्का उछाला है और दूसरी दफ़ा जो है वो डाइस को रोल किया। अब डाइस को रोल करना एक बिल्कुल डिफरेंट इवेंट है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है।
ठीक है। अब इसी तरह डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो सकते हैं, एक तो मैंने वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की मिसाल दी। दूसरा देखें कि फ़र्ज़ किया आप डेक ऑफ कार्ड्स है, ताश के पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता निकालते हैं, एक कार्ड उठाते हैं और आपसे बोला जाता है जी कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है कि जो ताश होती है, जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है, उसमें कितने किंग होते हैं, 4, ठीक है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4। और टोटल जो कार्ड्स होते हैं किसी भी डेक ऑफ कार्ड्स में, यानी ताश के पत्ते जो टोटल होते हैं वो 52 होते हैं। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1/13, ठीक है। यानी आपने पहली दफ़ा जब मतलब एक पत्ता निकाला है तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब आपसे बोला जाता है कि पत्ता आपने रिप्लेस नहीं किया, यानी एक दफ़ा निकाल के उसको साइड पे रख दिया। अब आप एक और पत्ता निकालें, ठीक है। तो दूसरी दफ़ा पत्ता निकाल के आपसे पूछा जाता है जी कि आप बताएं किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखें, फ़र्ज़ किया आपने पहली दफ़ा पत्ता निकाला है तो वो क्या आ गया, किंग, ठीक है। अब किंग आने की वजह से बाकी कितने किंग रह गए, क्योंकि आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे, उसके अंदर दोबारा नहीं रखे, बाकी कितने रह गए, 3, ठीक है। अब आपके फेवरेबल आउटकम कितने रह गए, 3 आ गए। और टोटल कितने रह गए, क्योंकि एक पत्ता आप निकाल चुके हैं, टोटल 51। अब ये देखें, जब दूसरी दफ़ा आप किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो पहली प्रोबेबिलिटी की बनिस्बत डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब है जो दूसरा इवेंट है वो पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आप पत्ता रिप्लेस कर देते, यानी आपने पहला पत्ता निकाला है और उसको दोबारा रिप्लेस कर दिया, तो फिर वो दूसरा जो इवेंट है उसमें क्या होना था, उसमें फिर टोटल वही 4 किंग हो जाने थे और टोटल जो कार्ड्स हैं वो भी 52 हो जाने थे। फिर वो इंडिपेंडेंट होना था, फिर पहले इवेंट पे उसने डिपेंड नहीं था करना। यानी कार्ड्स के केस में हम कह सकते हैं जब आप कार्ड रिप्लेस कर रहे हो, यानी रिप्लेसमेंट हो रही हो, तो फिर क्या होंगे, रिप्लेसमेंट, फिर होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, यानी नो रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं आपके, बल्कि जो मॉडल पेपर है उसमें भी हमने सॉल्व किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर नो रिप्लेसमेंट हो रही हो तो फिर क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स को लेके हम एक और लॉ डिफाइन करते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ कह लें या रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है कि फ़र्ज़ किया आपके पास 2 इवेंट है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, ठीक है। और आपसे बोला जाता है जी कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए एंड बी की, ए एंड बी। अब देखें एंड आ गया, तो एंड का मतलब है कि इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो इसमें फिर 2 तरह के केसेस होंगे, उसी तरह जैसे हमने बात की थी जो एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी था, उसी तरह इसमें भी 2 केसेस होंगे। इसमें भी पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। अगर तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, फ़र्ज़ किया ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, मसलन आपने जो है 2 दफ़ा सिक्का उछाला है तो दोनों ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरी दफ़ा सिक्का का उछालना, उस पर जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर हम जो है इसकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिख लें या ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग-अलग निकाल के दोनों इवेंट्स की, उनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अब हम ऐड नहीं करेंगे इसमें, जब एंड का केस आएगा तब ऐड नहीं करेंगे, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आइदर या आर का केस आएगा तो फिर यानी यूनियन का केस आएगा तब हम ऐड करते हैं। और अगर तो वो डिपेंडेंट इवेंट है तो फिर फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा कि हम करेंगे मल्टीप्लाई ही, लेकिन हम किस तरह करेंगे, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो पहला इवेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली पहले हमने, ठीक है। और उसके बाद उस इवेंट के होने के बाद जो दूसरा इवेंट है ना बी, वो चूंकि इस पर डिपेंड कर रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज के साथ हम फाइंड करेंगे और उनको आपस में उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो अकर हो चुका है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम फाइंड कर लें, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे ए के अकर होने से पहले, तो फिर प्रोबेबिलिटी बी की और होगी। अगर ए अकर हो चुका है उसके बाद आप बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो फिर प्रोबेबिलिटी और होगी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इंशाल्लाह आपको साथ साथ ये सारी बातें दोबारा जब रिवाइज होंगी ना तो मज़ीद क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स शोज दैट 40 लाइक पिज्ज़ा, 45 लाइक बर्गर्स। के 100 स्टूडेंट्स का जो है वो सर्वे किया गया है, उनसे बातचीत की गई है, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस बारे में,
पिज़्ज़ा के बारे में और बर्गर के बारे में कि आपको पिज़्ज़ा पसंद है कि बर्गर पसंद है, और उसमें जो कोई रिज़ल्ट हमें मिले, कोई जवाब हमें मिले, वो कुछ इस तरह से मिले कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, और 45 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें कहा कि बर्गर पसंद है। ड्रा वेन डायग्राम, तो आपने इस सिचुएशन की वेन डायग्राम बनानी है। एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? आप स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स की हु लाइक आइदर पिज़्ज़ा और बर्गर, जिनको या तो पिज़्ज़ा पसंद है या फिर बर्गर्स पसंद है। अज्यूमिंग नन लाइक बोथ, और आपने फ़र्ज़ करके चलना है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको दोनों पसंद हो। जब इस तरह का आपको स्टेटमेंट गिवन हो, तो हमने पहले सबसे ये डिसाइड करना है कि हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करना है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास जो की वर्ड है वो क्या है, आपको मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, आइदर ए और बी। फर्स्ट के दो इवेंट है, आइदर ए और बी, यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर पिज़्ज़ा और बर्गर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। अगर एंड का वर्ड आ रहा हो या बोथ का, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, बोथ का वैसे ये आ रहा है यहाँ भी, लेकिन ये और सेंस में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोल रहा हो, मसलन स्टूडेंट्स हु लाइक पिज़्ज़ा एंड बर्गर लिखा हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ इस तरह लिखा हो, तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है। यहाँ चूँकि आइदर और आ रहा है तो हमने एडिशन लॉ लगाना है। जब आपने पहले इन दोनों लॉ में डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर आपने देखना है कि हमने जो एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो दो तरह के हैं। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और है, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जब हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो ये लॉ होगा कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके और उनका जो इंटरसेक्शन है वो माइनस करना है उसकी प्रोबेबिलिटी को। और जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो फिर सिंपली हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी को अलग-अलग ऐड करना है और माइनस से कुछ नहीं करना। यूनियन लिख लें या आर लिख लें, बात एक ही है। ए आर बी लिख लें या ए यूनियन बी लिख लें, एक ही बात है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहाँ पे उसने आगे खुद बता दिया हुआ है, यानी कि ये हमारी सहूलत कर दी है कि अज्यूमिंग नॉन लाइक बोथ, कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों को पसंद करता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं कि तो हमारे पास खाली सेट आता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों को पसंद करता हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जो अगर हम सेट्स की सेंस में देखें तो दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट आता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आती है? 0। उसी से फिर हमारे पास ये फार्मूला आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, पहला काम क्या कि आपने लॉ डिसाइड करना है। दूसरा काम कि अगर तो आपके पास लॉ लग रहा है ये वाला एडिशन वाला, तो देखना म्यूचुअली है कि नॉन म्यूचुअली है। और इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन का आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। यहाँ चूँकि उसने खुद बता दिया तो फिर हम उसी सेंस में इसको आगे लेके चलेंगे। अब हमने करना क्या है कि देखें फार्मूला के मुताबिक दोनों की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो भी दो इवेंट्स हैं हमारे पास, एक पिज़्ज़ा का है और एक बर्गर का है, तो दोनों की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करके फिर ही ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें एक तो टोटल यानी सैंपल स्पेस चाहिए, टोटल आउटकम चाहिए, क्योंकि फार्मूला उसका यही है कि फेवरेबल आउटकम्स को हमने टोटल आउटकम से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ए के लिए इस तरह लिखेंगे और बी के लिए हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि अब इवेंट बी है दूसरा, तो एन ओवर एस, इस तरह दोनों को अलग-अलग हम जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल आउटकम तो देखें जी, हमारे पास जो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं यही हमारी सैंपल स्पेस है, तो इसको तो हम कह देंगे कि एन एस 100 है। बाकी ए क्या है, ए पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ए हम किसको कह रहे हैं? पिज़्ज़ा को। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पिज़्ज़ा एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बर्गर, यानी इनको नाम दे लिए सेट्स को। तो हम लिख लेते हैं कि जी हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो 100 की है, और जो ए हैं वो कितने हैं? 40, यानी जो पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 40, और जो बर्गर्स को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 50। ठीक है, एन से मुराद है उनकी तादाद। ठीक है, जो ए सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनकी तादाद। इधर भी एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। उसके बाद फिर हमें ये भी बता दिया गया है कि कोई भी दोनों को पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब है कि जो इनका इंटरसेक्शन आएगा पिज़्ज़ा और बर्गर का, यानी ए सेट और बी का, वो क्या आएगा? खाली सेट। और खाली सेट में चूँकि कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में जो तादाद है एलिमेंट्स की वो 0 है। तो हम लिख लेते हैं सिंस नो स्टूडेंट लाइक बोथ, दोनों को कोई पसंद नहीं करता, तो नंबर ऑफ यानी एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का आएगा 0।
ठीक है। अब ये हमने चीज़ें पहले जो है वो लिख ली, जो डाटा हमें गिवन था उसके मुताबिक। अब चूंकि उसने कहा है हमें कि आपने क्या बनानी है कि वेन डायग्राम बनानी है, तो वेन डायग्राम हमें अब बनाना ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो वेन डायग्राम में आपको पता है कि सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रा करते हैं, यानी एक रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये यू है। उसके बाद चूंकि दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम डिसजॉइंट इवेंट का भी नाम देते हैं। तो जब डिसजॉइंट सेट्स हों तो उनके जो हम डायग्राम बनाते हैं, यानी जो सर्कल्स ड्रा करते हैं, वो लहदा करते हैं। अगर वो भी ओवरलैपिंग हो, यानी कुछ ना कुछ कॉमन होता है, हम इस तरह उनको आपस में ओवरलैप करते हैं। क्योंकि डिसजॉइंट है तो ए को आपने लहदा जो है वो लिखना है। ठीक है, और उसमें उसकी तादाद लिख लिया है जो स्टूडेंट्स हैं जो पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, और बी को जो है वो लहदा, यानी इनको ओवरलैप नहीं आपने करना। तो इस तरह वेन डायग्राम बन गई हमारे पास। अब ए की और बी की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला पहले भी हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी कि फेवरेबल आउटकम क्या है 40 और टोटल 100, उससे डिवाइड किया। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 0 0 से कैंसिल, और 2 2 टाइम्स 4 और 5 2 टाइम्स 10, तो ये आपके पास 2/5 आ गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप निकालेंगे, तो वो क्या है 45/100, तो इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 9 5 टाइम्स 45 और 25 टाइम्स 100, तो 9/20 आ गया। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, अब इस फार्मूला में सिंपली हमने पुट करना है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आई थी 2/5, वो हमने लिख ली, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/20। इनको चाहे तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लें, या अगर आप एलसीएम लेने की तरफ जाएंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा जी 20, दोनों का एलसीएम 20 आएगा। 20 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब 4 2 से मल्टीप्लाई होके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 8। इसी तरह 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 9 से मल्टीप्लाई होके ऊपर क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 8 + 9/20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17/20। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, अब फर्ज किया ये वो एंड पे स्टेटमेंट ना देता, खुद ना बताता कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों को लाइक करता हो। ठीक है, तो फिर हमने लॉजिकली खुद सोचना था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम देखते तो हम इस तरह डिसाइड करते कि पिज़्ज़ा और बर्गर जो है वो कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो दोनों को पसंद करता हो। ठीक है, तो फिर हमने इसको कंसीडर करना था कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फिर उसके लिए ज़रूरी हो जाना था कि ये बताना कि कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। यानी आपको क्वेश्चन वो इस तरह भी दे सकता है कि इतने पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं, इतने बर्गर को, और साथ बता देता कि इतने स्टूडेंट हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। अगर वो इस तरह बात करता तो फिर हमने इस तरह लेके चलना था। ठीक है, फिर हमारे लिए ये केस बनना था, फिर जितने स्टूडेंट दोनों को पसंद करते थे उनकी प्रोबेबिलिटी हमने अलहदा फाइंड करनी थी। आई होप कि आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि उनकी प्रोबेबिलिटी अलहदा फाइंड करके इसमें से माइनस करनी थी। तो हर सिचुएशन के लिए आपने खुद को तैयार रखना है। अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ डिजीज़ विद आइदर टेस्ट ए और टेस्ट बी। कि कोई एक पेशेंट है, उसने 2 टेस्ट करवाए हैं, एक टेस्ट ए करवाया है और एक टेस्ट बी करवाया है। ठीक है, और आपने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, दोनों टेस्ट में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ जाएं किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ या बीमारी के लिए। अब रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि उसको वो बीमारी है, नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि उसको वो बीमारी नहीं है। आगे मजीद में इंफॉर्मेशन दे रहा है, गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए इज़ 0.3। कि जो टेस्ट ए के साथ चांसेस हैं कि उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, वो क्या है 0.3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट बी इज़ 0.4, और टेस्ट बी के साथ रिज़ल्ट पॉजिटिव आने के जो चांसेस हैं वो 0.4 है। आगे मज़ीद वो बता रहे हैं, एंड द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, कि दोनों टेस्ट क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। अब देखें, सबसे पहले वही बात कि आपने ये डिसाइड करना है, यानी की वर्ड्स इसमें ढूंढने हैं कि हमने एडिशन लॉ लगाना है प्रोबेबिलिटी का या मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं, जो की वर्ड है पहली लाइन में, वो हमारे पास है आइदर टेस्ट ए और टेस्ट बी। तो आपको बताया था जब आइदर या आर का वर्ड आएगा तो आपने यूनियन की तरफ जाना है, यानी कि जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है। तो अब वो दो फार्मूले हमने पढ़े हैं, एक नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है, ठीक है, और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है। जब आपने पहले ये देख लिया कि हमने एडिशनल लॉ लगाना, उसके बाद फिर आपने देखना है कि ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव आने की। तो देखें दो डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है टेस्ट ए में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया हो और टेस्ट बी में नेगेटिव आ जाए, ठीक है, या टेस्ट ए में नेगेटिव आया हो टेस्ट बी में पॉजिटिव आ जाए। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आना दोनों एक साथ हो सकते हैं। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि दो इवेंट्स एक साथ अक्कर नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या है कि यहाँ अगर हम सिचुएशन को देखें तो एक टेस्ट में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ अक्कर हो सकते हैं। जिस तरह आप कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन आप दूसरी दफ़ा अगर दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो हेड्स जो है वो और टेल एक पे हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। तो हेड और टेल जब दो दफ़ा पर यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर जो पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों एक साथ आ जाए यानी इकट्ठे आ जाए। तो यहाँ पे वैसे भी उसने मेंशन किया वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो आपको मैंने बताया था जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारे पास ये वाला होगा। अब इसमें हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि उसने हमें दे दी है, टेस्ट ए की प्रोबेबिलिटी उसने हमें दे दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी उसने हमें दे दी है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसने हमें नहीं दी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ हम यूज़ करके पहले ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो उसके भी दो फार्मूले हमने पढ़े हैं कि जब इंटरसेक्शन की बात होती है तो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ चूंकि उसने मेंशन किया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये वाला यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको चले मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि सिंपली जो प्रोबेबिलिटी उसने हमें दी है ए और बी की उनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और इस रिज़ल्ट को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब पहले तो हम इन इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए एंड बी द इवेंट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट बी। अब जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है यानी गिवन इंफॉर्मेशन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है। आगे हम लिखते हैं कि सिंस द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, टेस्ट इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो हमें गिवन है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, हमने तो अभी पहले ये फाइंड करना है ताकि इस फार्मूले में पुट कर सके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, वो इस फार्मूले के मुताबिक होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले फार्मूले के मुताबिक। तो आपने लिखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी आप कह लें, वो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे इनपुट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 0.12। अब देखें तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मिल गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मिल गई है फार्मूला के मुताबिक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी मिल गई है। ये तीनों चीज़ें अब इस फार्मूला में सिर्फ हमने इनपुट करनी है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, ये 0.4 है, ये 0.12। 0.3 प्लस 0.4 0.7 आएगा, उसमें आप जब 0.12 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.58। आपकी बुक के एंड पे शायद आंसर कोई और है, तो वो तो हम पहले ही देखते आ रहे हैं डिफरेंट चैप्टर्स में के आंसर्स गलत दिए हुए एंड पे, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर जॉब ए और जॉब बी, कि जॉब ए या फिर जॉब बी हासिल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, ये आपने मालूम करना है। गिवन दैट, जबकि आपको बताया जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए इज़ 0.5, कि जॉब ए हासिल होने के जो चांसेस हैं वो 0.5 जो कि 50% बनते हैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बी इज़ 0.4, जबकि जॉब बी हासिल होने के जो चांसेस हैं वो 0.4 हैं जो कि 40% बनते हैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें। एंड द ऑफर्स आर इंडिपेंडेंट, और दोनों जो ऑफर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे।
तो देखें, अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें और इसको देखें, दोनों की स्टेटमेंट तकरीबन सेम है, सेम मिलता जुलता काम है। तो पहले तो हमने देखना है कि हमने एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है उसको ढूंढेंगे। कीवर्ड क्या है? आइदर जॉब ए और जॉब बी। तो आपको बताया था कि जब आइदर या आर का वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमने एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है। तो उसके लिए हमने दो केसेस पढ़े हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और फार्मूला है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और फार्मूला है। अब फिर हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ये जो दोनों इवेंट्स हैं, जॉब ए का हासिल होना और जॉब बी का हासिल होना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि दोनों एक साथ अक्कर नहीं हो सकते, या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखें रियल, जो अगर मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में भी हम देखें तो एक शख्स जो है वो एट अ टाइम कई कई जॉब्स पे, जो बेरोज़गार लोग हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि उनको 2 या 3 जॉब ऑफर जिन पे भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो इकट्ठी हो जाए। ठीक है, तो रियल लाइफ सिचुएशन में भी हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जॉब ए और जॉब बी दोनों इकट्ठी मिल सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दोनों इवेंट्स साथ साथ इकट्ठे हो सकते हैं। दोबारा बता दूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। जैसे रात और दिन का आना, कि रात और दिन एक साथ नहीं आ सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसी तरह यहाँ पे जॉब ए और जॉब बी दोनों क्या है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कि ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, दोनों जॉब्स इकट्ठी मिल सकती हैं। तो वैसे भी यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आपको बताया है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ चूंकि उसने मेंशन किया इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब है ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, जॉब ए हासिल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, जॉब बी हासिल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये नहीं हमें गिवन, पहले हमने ये मालूम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कह लें या ए इंटरसेक्शन बी कह लें, तो उसके लिए भी हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक हमारे पास फार्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और एक है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अब यहाँ उसने चूँकि मेंशन कर दिया कि ऑफर्स इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है उनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगी, जो फिर हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो पीछे क्वेश्चन वाला तकरीबन सारा सिनेरियो है। तो आप लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग जॉब ए एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग जॉब बी, यानी इनको नाम दे लिया इवेंट्स को। अब प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है ए की वो 0.5 है, बी की 0.4 है। आगे जैसा कि हमें पता है कि ऑफर्स इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो इस फार्मूला के मुताबिक होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी आप कह सकते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 आ जाता है। अब ये तीनों चीज़ें हमें पता चल गई हैं जो इस फार्मूला में हमने पुट करनी थी। इस फार्मूला को अब हम लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, बी क्या है 0.4 और ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.2। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। 0.9 में 0.2 माइनस करेंगे तो 0.7 आपके पास क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर जॉब ए और जॉब बी। ठीक हो गया। अब इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आइदर वॉल्वो बस और बेडफोर्ड बस टू वर्क। कि कोई शख्स काम पे जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, चांस फाइंड करना है कि या तो वो वॉल्वो बस पे बैठेगा या बेडफोर्ड बस पे बैठेगा काम पे जाने के लिए। गिवन दैट, जबकि आपको दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वॉल्वो बस इज़ 1/2 यानी हाफ 50%, कि वॉल्वो बस पे बैठने की जो प्रोबेबिलिटी है या चांस है वो 1/2 है, आधा है, 50% है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बेडफोर्ड बस इज़ 1/3, के बेडफोर्ड बस के ऊपर बैठने का जो चांस है वो 1/3 यानी कि तकरीबन 33% है। एंड द बसेज आर टू बी चोजन इंडिपेंडेंटली, और बसेस को क्या चूज़ करना है? इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो वही बात कि आपने देखना है कि हमने यहाँ पे कौन सा लॉ लगाना है, एडिशनल लॉ लगाना है या मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाना है। तो यहाँ वही हमारा कीवर्ड यूज़ हो रहा है, आइदर वॉल्वो बस और बेडफोर्ड बस। तो जहाँ आइदर और आ जाएगा वहाँ हम क्या करेंगे कि एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे।
तो इसमें भी वही बात कि दो हमारे पास फार्मूलाज हैं, एक नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है। अगर हम इसको रियल लाइफ सिनेरियो में सोचें तो एक शख्स, जैसे आप ही हैं, फ़र्ज़ किया स्कूल जा रहे हैं, तो दो बसेज आ रही हैं, तो आप ज़ाहिर है किसी एक बस में ही एट अ टाइम बैठ सकते हैं, दोनों पे तो नहीं बैठ सकते। चाहे तो वॉल्वो बस पे बैठ जाएं, चाहे तो बेडफोर्ड बस पे बैठ जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप दोनों पे बैठ जाएं, यानी एक टांग आपकी एक बस पे और दूसरी दूसरी पे और दोनों साथ साथ चढ़ जाएं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रियल लाइफ सिचुएशन में देखा जाए तो ये दोनों के हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि आप एट अ टाइम एक ही बस में बैठेंगे, यानी दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक के होने की वजह से दूसरा नहीं हो रहा होता, ठीक है, या एक के ना होने की वजह से दूसरा हो रहा होता है। और यहाँ पे उसने साथ मेंशन कर दिया कि ये जो दोनों बसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली चूज़ करनी है। तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है, इसका फिर यही मतलब हो सकता है कि जाते हुए वो एक बस पे बैठा है और काम से वापस आते हुए दूसरी पे बैठ जाए, तो फिर ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, वरना तो नहीं हो सकते किसी पर्टिकुलर डे में। या दो डिफरेंट डेज हैं कि एक दिन वो इस बस पे बैठा है और दूसरे दिन दूसरी बस पे बैठा है, यानी टाइम का उसने जिक्र नहीं किया हुआ साथ। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को लेके चलें इसी तरह जैसे गिवन है, तो फिर हम इनको नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है, अगर हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक चलें। और अगर वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ना देता, यानी कि ये जो इतनी इतनी स्टेटमेंट है वो ना देता, तो हमारी रियल लाइफ जो सिचुएशन है वो ख़राब नहीं थी होनी, तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाना था हमारा। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपकी बुक में उसने ये दे दिया, तो आपकी बुक के मुताबिक मैं एक दफ़ा सॉल्व करता हूँ और फिर इस स्टेटमेंट को हटा के हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि पेपर में तो बुक से क्वेश्चन नहीं आना, पेपर में तो आपके SL के मुताबिक आना, तो आपको हर तरह की सिचुएशंस के लिए जो है वो तैयारी करनी चाहिए। तो बहरहाल अगर इस सिचुएशन को लेके चलें तो पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी वॉल्वो बस पे बैठने की प्रोबेबिलिटी उसने हमें दे दी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बेडफोर्ड बस पे बैठने की प्रोबेबिलिटी भी उसने हमें दे दी है। हमें नहीं पता तो हमें ये इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन यानी एंड की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो लॉ है उसको यूज़ करेंगे। और उसके लिए अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, चूँकि उसने मेंशन भी किया इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो दोनों जो वॉल्वो बस पे बैठने की प्रोबेबिलिटी है और जो बेडफोर्ड बस पे बैठने की प्रोबेबिलिटी हमको मल्टीप्लाई करके ये हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इन इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, यानी इनको कोई नाम दे लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ टेकिंग वॉल्वो बस एंड बी द इवेंट ऑफ टेकिंग बेडफोर्ड बस। तो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है जी कि ए की 1/2, उसने फ्रैक्शन में दिया, तो उसी तरह हम लेके चलेंगे, वरना आप डेसिमल में भी कर सकते हैं 0.5 लिखने इसको, लेकिन बेहतर है कि फ्रैक्शन में लेके चलें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप डेसिमल में करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट लिखनी पड़ेगी आपको 0.33, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आपके पास आंसर आएगा। अब चूँकि उसने कहा जी कि हमारे पास ये जो चॉइसेस हैं बसेस की ये क्या है, इंडिपेंडेंट, तो उसको लेके चलें तो हम इंटरसेक्शन यानी दोनों के एंड की प्रोबेबिलिटी निकालने की तरफ चलें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह लिखेंगे 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह लिखेंगे 1/3। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। अब ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी पता चल गई है, दो तो उसने हमें खुद दी थी। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है इसके मुताबिक अब हम काम कर सकते हैं आगे। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या आप इस तरह लिख सकते हैं आइदर ए और बी, ठीक है, या ए प्लस बी भी लिखा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आप यहाँ पे पुट करें। अब देखें फ्रैक्शंस में है, तो इन तीनों का जब आप LCM लेंगे या कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा 6, ठीक है, LCM 6 आएगा। अब 6 को आपने डिवाइड किया 2 से तो 3 आया, 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर आगे प्लस है, फिर 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2, फिर माइनस है, फिर 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी कि 3 + 2 - 1/6।
तो 3 + 2 कितना होता है 5, 5 में 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो जब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3। तो ये प्रॉबिलिटी हमारे पास इस तरह 2/3 आई है। अब वही बात के फ़र्ज़ किया कि वो आपको ये सिचुएशन यानी कि ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, लास्ट पे जो उसने काम ख़राब किया है, हमारी रियल लाइफ सिचुएशन को ख़राब किया है इस स्टेटमेंट ने, कि ये अगर हम ना देता तो क्वेश्चन भी हमारा आसान रहना था और हमारी जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो भी ख़राब नहीं होनी थी। तो फिर आपने लॉजिकली सोचना था इसी तरह कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं कि नॉन म्यूचुअली। तो आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक शख्स से एक वक्त में 2 बसेस पे सवार नहीं हो सकता, ठीक है, रियल लाइफ में। तो फिर हमारे लिए ये होने थे ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कि दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते। तो इसमें हमें फिर इंटरसेक्शन यानी कि ये नहीं था फाइंड करना पड़ना, ठीक है। तो फिर हमने सिंपली ये फार्मूला लिखना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें गिवन है, उनको हमने लिखा। अब इन दोनों का भी एलसीएम क्या आएगा 6, यानी हम लिख सकते हैं कि 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ गया 6, ठीक है। अब 6 को आपने डिवाइड किया 2 से तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया, कैलकुलेटर पर डायरेक्टली कर लें, फ्रैक्शंस दोनों ऐड हो जाएंगी। और 6 को 3 से डिवाइड किया 2 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 3 + 2 कितना आ जाना था, ये हमारे पास आ जाना था 5/6। फिर आंसर हमारा ये बनना था, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको करवा दिया स्टेटमेंट, इसको शामिल करके भी और इसको शामिल किए बगैर भी। इसी तरह आप देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टीम सुदैसी और टीम हुज़ैफी। यानी कोई नाम होगा कैप्टन का सुदैस और उससे टीम को जो है उन्होंने नाम दे दिया सुदैसी, और टीम हुज़ैफी, हुज़ैफा नाम होगा तो हुज़ैफी। विनिंग द चैम्पियनशिप के 2 टीमें हैं हमारे पास जिनके नाम मेंशन किए गए हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों में से कोई टीम जो है वो चैम्पियनशिप जीतेगी। गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी विनिंग इज़ 12/27, के टीम सुदैसी के जो है वो जीतने के चांसेस हैं 12/27, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हुज़ैफी टीम विनिंग इज़ 13/27, जबकि टीम हुज़ैफी के जीतने के चांसेस 13/27 है। एंड द टीम्स प्ले इंडिपेंडेंटली, और दोनों टीम्स इंडिपेंडेंटली प्ले कर रही हैं। तो वही बात के पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए हमारा जो कीवर्ड है वो ये है आइदर टीम सुदैसी और टीम हुज़ैफी। आइदर और आर है, तो इस बात का क्या मतलब है कि हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है। अभी तक बाय चांस जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें एडिशन लॉ ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे 1-2 क्वेश्चन आएगा जिसमें हम जो है वो एंड का यानी वर्ड यूज़ होगा या बोथ का यूज़ होगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन लॉ भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 2 केसेस होते हैं एडिशन लॉ में, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए नीचे वाला ग्रीन कलर में और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ऊपर वाला ब्लू कलर में। अब अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन में देखें तो अगर तो ये दोनों टीमें एक साथ खेल रही हैं, एक ही टूर्नामेंट में है, यानी कि फाइनल में खेल रही हैं, तो फिर तो दोनों में से कोई एक टीम ही मैच जीतेगी, चैम्पियनशिप जीतेगी। यानी एक टीम जीतेगी तो दूसरी हारेगी, ठीक है, या एक हारेगी तो दूसरी जीतेगी। तो इस सिचुएशन में अगर रियल लाइफ सिचुएशन को देखा जाए तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी दोनों टीमें एक साथ नहीं जीत सकती, यानी दोनों इवेंट एक साथ इकट्ठे अकर नहीं हो सकते अगर रियल लाइफ सिचुएशन में देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने फिर बात मेंशन कर दी है कि टीम्स प्ले इंडिपेंडेंटली। तो मैंने बात की थी कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, कि एक टीम के जीतने से दूसरी टीम हारेगी, यानी एक टीम के हारने से दूसरी टीम जीतेगी, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि उसने मेंशन कर दिया इंडिपेंडेंटली, तो उसकी वजह से फिर हमारी जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई है। हो सकता है यहाँ उसका बात करने का मकसद ये है कि दोनों जो टीम्स हैं वो अलग-अलग कोई टूर्नामेंट खेल रही हैं, ठीक है, अलग-अलग किसी टूर्नामेंट में फाइनल में पहुँची हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि अगर अलग-अलग टूर्नामेंट है तो फिर ये हो सकता है कि दोनों ही जो है वो अपना टूर्नामेंट जो है वो जीत जाएँ। तो इसमें भी हम दोनों तरह से सोच सकते हैं। अगर तो एंड वाली स्टेटमेंट ना देता तो फिर हम रियल लाइफ सिचुएशन के मुताबिक सोचते हैं कि एक ही टूर्नामेंट है, तो उसमें दोनों टीमें चूंकि नहीं जीत सकती, ड्रॉ हो सकता है, लेकिन दोनों टीमें एट द सेम टाइम नहीं जीत सकती, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, फिर हम ये फार्मूला लगाते। अब यहाँ चूंकि उसने मेंशन कर दिया इंडिपेंडेंटली, तो उसके मुताबिक मैं चलूँगा पहले कि मैं जो फार्मूला है फिर यूज़ करूँगा ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि दोनों फिर क्या हो जाते हैं, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले इवेंट्स को डिफाइन करेंगे हम, ठीक है।
और इवेंट्स को डिफाइन करने से पहले भी आपने देखना है कि हमने निकालना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला पे यूज़ करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, ठीक है। तो यानी आपने पहले फार्मूले जो जिसके मुताबिक हमने इस्तेमाल करने हैं उनको जेन में ले आना है ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। तो हम लिख लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ सुदैसी विन के सुदैसी जीत जाती है टीम, एंड बी बी द इवेंट ऑफ हुज़ैफी विन के हुज़ैफी टीम जीत जाती है चैम्पियनशिप। अब प्रोबेबिलिटी हमें दोनों की गिवन है कि सुदैसी टीम के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12/27 है और जो हुज़ैफी टीम जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 13/27 है। अब हमने पहले ये निकालना है फार्मूला अगर ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए एंड बी, तो ए एंड बी निकालने के लिए फिर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं सिंस द टीम्स प्ले इंडिपेंडेंटली, समझ लें कोई डिफरेंट टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो हम फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन दोनों की हम प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे लिखते हैं 12/27 और 13/27। इसको देखें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 3 4 टाइम्स 12, और ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है 9, 3 9 टाइम्स 27। तो 4 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, इसी तरह 27 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब इस फार्मूला में जो पहला फार्मूला है उसमें हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 12/27 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/27 और इंटरसेक्शन की अभी हमने फाइंड की है। अब इन तीनों का जब हम लेंगे एलसीएम तो 243 आपके पास आएगा, ठीक है, या आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली इंटरसेक्शन मतलब फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 243 को आप डिवाइड करेंगे जब 12 के साथ तो आपके पास आएगा 9, 9 को 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मेरे ख्याल में 100 एंड कितना आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 103 शायद आएगा, नीचे हम लिख लेते हैं या कैलकुलेटर आप यूज़ कर लीजिएगा 108 आएगा। इसी तरह जब आप 243 को डिवाइड करेंगे किससे, इसके डिनोमिनेटर से, तो वो 9 आएगा, 930 से मल्टीप्लाई करके 117 आएगा। इसी तरह ये 243 को 243 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो 1 यानी 152 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ गई 52। इनको आपस में प्लस माइनस करें तो आपके पास फिर एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा 173 है वो 243। यानी ये प्रोबेबिलिटी आ रही है अगर हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट लेके चलें। लेकिन फ़र्ज़ किया कि वो ये एंड वाली स्टेटमेंट ना लिखता, तो एक तो हमारा काम आसान हो जाना था और दूसरा हमारी जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो भी ख़राब नहीं थी होनी। कि फिर हमने किस तरह सोचना था, फिर हमने इसके बगैर सोचना था कि एक ही टूर्नामेंट खेल रहे हैं और क्योंकि दोनों टीम्स एट द सेम टाइम नहीं जीत सकती, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, नीचे वाला। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है सिंपली उनको ऐड करना था कि 12/27 प्लस 13/27, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है वही एलसीएम आएगा और ऊपर न्यूमरेटर्स भी एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है, और 13 + 12 कितना आ जाता है 25/27। तो ये आपके पास फिर ये आंसर आना था। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है जी कि HJ प्रोड्यूसेस पार्टी अबायास, कि कोई कंपनी है HJ के नाम से, वो पार्टी के लिए अबायास तैयार करती है। इन द प्रोडक्ट्स, जो वो अबाया तैयार करती है उनकी बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज इज़ 0.1, कि कलर ख़राब हो उसका अबाया का, उसके चांसेस क्या है 0.1। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 10% बनता है, यानी हर 100 में से 10 अबाया ऐसे हो सकते हैं जिनका कलर डैमेज हो, ख़राब हो। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड स्टिचिंग इज़ 0.2, कि ऐसे अबाया जिनकी स्टिचिंग यानी सिलाई अच्छी नहीं हुई उसकी प्रोबेबिलिटी कहता है 0.2 है, यानी उसका चांस 0.2 है। जो परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 20%, यानी हर 100 में से कह लें 20 अबायाज ऐसे हो सकते हैं जिनकी सिलाई अच्छी नहीं हुई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग आइदर कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग, कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट आई है, कोई एक अबाया आया है कि उसका कलर या तो डैमेज हो या फिर उसकी सिलाई अच्छी ना हुई हो, इसका चांस क्या है ये आपने फाइंड करना है। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ उसने मेंशन नहीं किया कि ये इंडिपेंडेंट हैं दोनों इवेंट्स, कलर डैमेज या बैड स्टिचिंग या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने सारा कुछ खुद लॉजिकली सोचना है, ठीक है। इसमें पहले तो बात वही कि एडिशन लॉ लगाएंगे या मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाएंगे। तो उसके लिए हमारा कीवर्ड शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, यहाँ मेंशन है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आइदर कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग, यानी आइदर और आर का वर्ड यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम
एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। अब जब एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, एक नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए फार्मूला और है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए फार्मूला और है। अब यहाँ पे हमने फिर देखना है कि ये इवेंट्स हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो देखें, अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो को थोड़ा सा एनालाइज करें कि कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग किसी अबाया पे दोनों हो सकते हैं। यानी कोई ऐसा अबाया हमारे पास आ सकता है जिसका कलर भी डैमेज हो और उसकी स्टिचिंग भी अच्छी ना हो, ठीक है। यानी दोनों इवेंट्स एक साथ इकट्ठे रूनुमा हो सकते हैं, अक्कर हो सकते हैं। तो फिर ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे जो दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, कि वो नॉन म्यूचुअल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर रियल लाइफ सिचुएशन में हमारे पास कोई बाया आ रहा है तो उसमें चांस है कि दोनों चीज़ें, यानी दोनों जो फॉल्ट हैं, दोनों जो डिफेक्ट्स हैं वो मौजूद हों। तो अब इससे जो है तो हमें पता चल गया कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है जिसको हम कह सकते हैं कलर डैमेज, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें गिवन है जिसको कह सकते हैं हम कि बैड स्टिचिंग 0.2। हमें क्या नहीं गिवन कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ऊपर वाला फार्मूला, डिपेंडेंट के लिए नीचे वाला। अब हमने देखना है ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं कि डिपेंडेंट। पिछले क्वेश्चंस में तो खुद बता देता था, यहाँ उसने नहीं बताया, लेकिन हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये नॉन म्यूचुअल है। तो म्यूचुअल क्या होते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंट होते हैं, नॉन म्यूचुअल डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। या आप अगर आप मतलब थोड़ा सा रियल लाइफ के लिहाज से सोचना चाहें तो वो भी आप सोच सकते हैं कि कोई अबाया का अगर कलर ख़राब है, ठीक है, तो वो बैड स्टिच हो सकता है। यानी कि कलर का ख़राब होना उसकी स्टिचिंग पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आपके पास एक अबाया आया है कि आप उसको स्टिच कर रहे हैं, उसका कलर ख़राब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सही स्टिच करेंगे, फिर आप उसको बैड स्टिच भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिपेंडेंट है, कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अब हम पहले इन इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं किसी वेरिएबल से। लेट ए बी द इवेंट ऑफ कलर डैमेज एंड बी द इवेंट ऑफ बैड स्टिचिंग। तो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है ए की 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 0.2। तो पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करनी है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम नीचे वाला कि सिंस कलर डैमेज एंड बैड स्टिचिंग डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो दे आर इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.1 और बी 0.2, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। अब तीनों चीज़ें हमें पता चल गई, तो इस फार्मूला में हमने पुट करनी है। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कह लें या ए यूनियन बी कह लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह 0.1 आएगा, बी की जगह 0.2 और ए एंड बी की जगह 0.02। इन दोनों को ऐड करें तो 0.3 आएगा। उसमें जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फकीहा इज टेस्टेड फॉर अ डिजीज विद टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। कि फकीहा कोई पेशेंट है, उसका टेस्ट किया गया है किसी बीमारी के लिए, और उसके लिए दो टेस्ट किए गए हैं, एक टेस्ट ए और एक टेस्ट बी। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद ए इज़ 0.9, और टेस्ट ए के साथ पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस क्या हैं, 0.9 यानी 90%। पॉजिटिव रिजल्ट से मुराद कि उसको वो बीमारी होगी, नेगेटिव आए तो उसका मतलब होता है वो बीमारी नहीं है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद बी इज़ 0.7, और टेस्ट बी के साथ रिजल्ट पॉजिटिव आने के जो चांसेस हैं वो 0.7 तकरीबन 70% है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फकीहा फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव विद बोथ टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। अब यहाँ पे देखें, आपके लिए ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें उसने आइदर ए और बी की बात नहीं की, बल्कि उसने बात की है बोथ टेस्ट ए एंड टेस्ट बी की। ए एंड का वर्ड यूज़ हुआ है और बोथ का वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम कौन सा लॉ लगाएंगे, जो हमने दूसरा लॉ पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आगे वो बात कर रहा है व्हेन द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, और दोनों टेस्ट क्या हैं, इंडिपेंडेंट। और मल्टीप्लिकेशन और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में दो केसेस होते हैं हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और एक डिपेंडेंट के लिए। चूँकि यहाँ उसने मेंशन कर दिया कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो हम ये पहला लॉ लगाएंगे कि दोनों की प्रोबेबिलिटी भी देखें हमें गिवन है, तो सिंपली हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए एंड बी बी द इवेंट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट बी, कि दोनों इवेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया किसी वेरिएबल के साथ, उनको यानी कि नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं कि टेस्ट ए की प्रोबेबिलिटी है 0.9 और टेस्ट बी की प्रोबेबिलिटी है 0.7। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि उसने कहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिंस द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट इट फॉलोज, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, कि ए एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.63, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है कोको बेक्स प्रोड्यूसेस फेस्टिव केक, कि कोको बेक कोई कंपनी है, बेकरी है जो फेस्टिव केक्स तैयार कर रही है। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट परफॉर्म्स 2 क्वालिटी चेक्स ए एंड बी ऑन एन आइटम, ये क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो उनकी बेकरी पे आता है और रैंडमली उसी फेस्टिव केक में से कोई एक आइटम उठाता है और उसके ऊपर 2 टेस्ट परफॉर्म करता है क्वालिटी चेक करने के लिए, ए एंड बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ अ प्रोडक्ट पासिंग बोथ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ए एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बी, कि वो जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं कि वो दोनों टेस्ट पर जो है वो पास कर जाएगी, टेस्ट ए भी और टेस्ट बी भी। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, बोथ एंड। ठीक है, तो जब बोथ है और एंड के वर्ड्स आएंगे तो उस बात का क्या मतलब है कि हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। जब आइदर और आर का वर्ड आ रहा था पिछले वाले क्वेश्चंस में, तकरीबन पहले 8 क्वेश्चंस में, तो हम क्या कर रहे थे, हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ हमें पता चल गया इस वर्ड से, बोथ से और एंड से, कि हमने प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट वो बात कर रहा है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग टेस्ट ए इज 0.9, कि तकरीबन 90% चांस है कोई टेस्ट ए पास कर जाएगी प्रोडक्ट, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग टेस्ट बी इज़ 0.8 और 80% चांस है कि वो टेस्ट बी पास कर जाएगी, एंड द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, और ये भी हमारे लिए कीवर्ड है कि टेस्ट क्या है हमारे लिए, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो 2 कीवर्ड हमें मिल गए, एक इंडिपेंडेंट और एक ये बोथ, और इसके साथ साथ जो एंड का कीवर्ड है, यानी दोनों कीवर्ड हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब जब हम परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो उसका फार्मूला रिकॉल करना है आपने, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब इस्तेमाल करना है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों। तो यहाँ पे उसने कहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम दोनों टेस्ट को नाम दे लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ पासिंग टेस्ट ए एंड बी बी द इवेंट ऑफ पासिंग टेस्ट बी। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.9 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है। तो लिहाजा हमने इस फार्मूला के मुताबिक चलना है। हम लिखेंगे सिंस द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी दोनों टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। दोनों की वैल्यूज़ आपने लिखी और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.72 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।